I'm sorry for that. I can even hear that. Okay. All right. First of all, I'll just share my screen. Just a second. I will just first of all, what you need to do is, I think अभी आपको स्क्रीन तो नहीं दिख रही, राइट? नो सर। नो सर। नो सर। मैं करता हूँ अभी अच्छा शेयर। ओके। अच्छा, सभी को अभी हमने डीपीपी कोई डिस्कस तो नहीं करी ना अभी? नो नो सर। सर। नो। हाँ, लेकिन एक्चुअली हमारा सिलेबस, लेकिन अगर ग्रेविटेशन वाला पार्ट में कहूँ तो हमारा हो गया है बेटा। तो मैं काम करता हूँ, आज डीपीपी किसी ने करी सर है डीपीपी? कैपलर का थर्ड लॉ रह गया। यस सर, कर लें। यस सर, थर्ड अच्छा, लॉ ऑफ कैपलर का केपलर। थर्ड रह गया। ओ माय गॉड। सर केपलर का थर्ड करना था, आपने बोला। और कुछ रह गया हो? और कुछ बताया हो मैंने? ओके, आई थिंक यही रह गया था, और तो कुछ वैसे सर एक नहीं बार है। सेंट्रीपिटल फोर्स बता देना। ओ हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ लिया आप लोगों ने। चलो हम देखते हैं, जितना आता है मुझे मैं उतना तो बता ही दूंगा आप लोगों को। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विंडो, here the open, and I'll just open it. Okay, so first of all I'll just repeat what was Kepler law, or just I'll just start with gravitation का मैं पूरा एक बार रिवीजन छोटा सा करा देता हूँ ताकि हम लोग सब एक सेम पेज पे रहें। तो अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, जितना मुझे याद आता है, अगर मैं पहले चैप्टर से बात मतलब सॉरी ग्रेविटेशन की बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो हमने ग्रेविटेशन में सीखी वो सीखी F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और इसमें हमने सीखा था कि मास जब दो बॉडीज का होता है तो उन दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो फोर्स होगी वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रेजिस्टेंस जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के। और ये जो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर, इज दैट ओके? यस सर। इसके बाद Yes, हमने sir. पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद हमने पढ़ा था, जो हमने देखा कि मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, और ये हमने जब कैलकुलेट किया तो इट केम आउट टू बी अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड। Now we actually made a general formula for any planet whose we need to find the acceleration due to gravity, जो कि हमने कहा कैपिटल G into mass of that planet into रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का होल स्क्वायर। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया था अगर हमें किसी भी प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमने कहा था कि एक्चुअल में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जैसे जैसे आप ये आर चेंज करते हो वैसे वैसे चेंज होती है। तो हमने कहा अगर हम अर्थ लेते हैं, ये आर डिस्टेंस लेते हैं, और अगर हाइट ले लेते हैं एच, तो इस हाइट के ऊपर काफी चीजें डिपेंड करेंगी। तो इसमें हमने कहा जो नई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन होगी वो पुरानी वाली के बराबर होगी अगर हाइट जो है वो लेस देन 5 किलोमीटर है। लेस देन 5 किलोमीटर। अगर हाइट 5 Yes, sir. किलोमीटर से ज्यादा है और लेकिन 80 किलोमीटर से कम है तो हम कहते हैं कम है। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस 2h अपॉन आर। इज दैट H ओके? upon R. Yes, sir. यस सर। इसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर हाइट जो है वो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा है तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है हम वही लगाते हैं, विच इज जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में आर अपॉन आर प्लस R एच का plus होल H का स्क्वायर। whole square. ओके, इसके बाद फिर हमने कहा अच्छा भाई हाइट तो हो गई, डेप्थ पे हो तो क्या होगा? तो हमने कहा अच्छा भाई डेप्थ अगर होगी तो भी जी डैश चेंज होगा, और जी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस डी D अपॉन upon आर। R. तो अब हमें राइट इससे मुझे क्या चीज समझ में आ गई? इससे मुझे ये चीज समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कम होता है चाहे हम हाइट को बढ़ा दे या हाइट को डेप्थ को बढ़ा दे। इसका मतलब जो सरफेस पे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं तो वो मैक्सिमम होता है। जी इज मैक्सिमम एट सरफेस। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसके बाद हमने एक चीज और देखी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज आई हैव टोल्ड यू कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब रेडियस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं अर्थ के इक्वेटर पे देखता हूं, इक्वेटर पे तो रेडियस ज्यादा होता है, पोल पे देखता हूं तो कम होता है रेडियस, पोल का रेडियस इक्वेटर के रेडियस से कम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेविटी जो होगी पोल पे वो ज्यादा होगी इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है?
Yes, सर sir. अभी हमने एक चीज कही थी कि हम दोनों फॉर्मूले से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कम होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है। एक्सक्यूज मी सर, इन फॉर्मूलाज में जो आर है वो किसका रेडियस है? वो अर्थ का रेडियस है? हाँ बेटा, क्या प्लेनेट का, जिस भी प्लेनेट की आप बात कर रहे हो, इसमें इस केस में जैसे अर्थ का। तो सर आप पोल पे क्या कह रहे हैं कि पोल पे सबसे कम रेडियस है? बेटा एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मैं इसको आर सिंपली मान रहा हूं तो एक्चुअली क्या है कि मैं सरफेस को पूरा स्फेरिकल मान रहा हूं अर्थ को, लेकिन एक्चुअल में अर्थ स्फेरिकल नहीं होती। ठीक है, वो जो पोल है उससे थोड़ी चपटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पे जो साइज होता है वो अर्थ का वो इक्वेटर का जो रेडियस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है बजाय पोल के। क्या चीज क्लियर है? Yes, sir. जनरली ओवरऑल एक्चुअली देखोगे तो लगभग स्फेरिकल है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स में देखोगे तो वो स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो पोल का रेडियस होता है, अगर सेंटर से पोल का रेडियस देखेंगे तो वो कम होता है, और सेंटर से इक्वेटर का रेडियस देखते हैं तो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से हम देखेंगे तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगी और अर्थ पे कम होगी, सॉरी इक्वेटर पे कम होगी। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। ओके, इसके Yes, बाद sir. एक चीज अभी आज बच्चे ने एक सवाल पूछा है एक्सेलरेशन सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का। पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ और उसके बाद एक और चीज रिलेट कराऊंगा जो मैं एक्चुअली नहीं कराई थी, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला बेटा, अगर सेंटर पे तुम हो, तुमने एक रस्सी ली, एक पत्थर के बांधी और रस्सी ऐसे बांधी पत्थर के, और तुमने फोर्स लगाना शुरू किया इस तरीके से, ये मतलब सॉरी तुमने फोर्स लगाना शुरू किया और ये जो पत्थर है वो घूमने लग गया। तो सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि एक्चुअली आप तो जो फोर्स है वो रस्सी पे लगा रहे हो। Yes, sir. यस सर। तो एक्चुअली रस्सी पे जो लगा रहे हो एक्चुअली टेंशन जनरेट हो रही है, और टेंशन हमेशा कुछ इस तरीके से होती है। सभी को याद है ये वाली चीज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, बट इवेंचुअली एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो इस वाली मतलब अगर किसी चीज को हमें सर्कुलर करना होता है तो जो फोर्स लगनी चाहिए वो अंदर की तरफ लगनी चाहिए इस तरीके से। इसका मतलब है अगर किसी चीज को मुझे सर्कुलर कराना है तो मुझे फोर्स अंदर की तरफ लगानी पड़ेगी, सेंटर की तरफ हमेशा, और वो जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी के। तो जो पहले मुझे फोर्स जो लगानी है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी से, और फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. अब जब भी कभी ऐसा होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा इसका मतलब ये होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी हर पॉइंट पे। डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज Or होगी acceleration. Yes, तो sir. वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब एक चीज मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, जब वेलोसिटी इधर जा रही थी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, जब ऑब्जेक्ट इधर पहुंचा तो फोर्स इधर लग रही है, जब ऑब्जेक्ट इधर पहुंचा तो ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा था, फोर्स इधर लग रही थी। क्या सबको दिख रहा है फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अलग है? Yes, sir. Change हो रही है. Yes, sir. जब फोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का है? बेटा अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऐसे घूम रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है, तो जो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है वो फोर्स पॉइंट कर रही है। ओके सर, ओके सर। सर टेंशन वाला और सर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी जरूरत है कि वेलोसिटी भी चेंज हो। क्या बेटा, दोबारा बोलो, क्या बोला अभी आपने? सर हमने डायरेक्शन वेलोसिटी भी कैसे कम, मतलब अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि डायरेक्ट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड से भी बताई जाती है और डायरेक्शन से भी बताई जाती है। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब माइनस प्लस वाला। माइनस प्लस वाला। सर ठीक है, हाँ बेटा बोलें। सर फोर्स इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब बेटा अगर देखो वेलोसिटी अगर एक ऑब्जेक्ट है, आप कभी इस चीज को ना क्या करना, अगर किसी चीज को गोल घुमा रहे हो तो आप देखोगे जिस पॉइंट पे तुमने छोड़ा, मान लो तुमने यहाँ पे घुमा के इसे छोड़ दिया, तो ये जो पत्थर है ना वो एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ डूइंग सर्कुलर वो ऐसे सीधा चला जाएगा। कभी देखा है ऐसा कुछ?
Yes, sir. Yes, sir. तो हेंस अब क्या कह रहा हूं मैं कि ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स हो गया, तो फोर्स और वेलोसिटी में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो वो हमेशा सर्कुलर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का था। क्लियर है ये चीज? सर Yes, sir. ओके हाँ, Yes. और कुछ कह रहा था? सर तो अब इसमें क्या है, देखो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो सभी फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, फोर्स जहां चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होना चाहिए। तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है फोर्स की। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन इसमें जो सर्कुलर के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. अब ये जो फोर्स है, जो चीज किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन देती है, इसको हम कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सर मतलब इसकी सारी फोर्स सेंटर में जा रही है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हाँ ऐसा सेंटर लगा में लो, से निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसा लगा लो। परपेंडिकुलर फोर्स वाला बताया सर, वो नहीं आया समझ में। बेटा अगर इसका आसान मतलब ये है कि जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए 10 न्यूटन 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैंने फोर्स लगाई इस तरीके से, ऐसे टेढ़ी सी कुछ, मान लो 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, और मैंने जो एंगल लिया वो 37 डिग्री ले लिया। तो ये चीज समझ में आती है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी 37, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी 40 न्यूटन लगेगी, और ऊपर की तरफ लगेगी 30 न्यूटन। कंपोनेंट ब्रेक करना आ गया है तुम लोगों को अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो इस वाले केस में क्या है, अब 40 न्यूटन फोर्स इसको इधर खींचेगी, तो ये मान लो इधर जाएगा, लेकिन 30 न्यूटन इसे ऊपर खींचेगी। तो अगर ये हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 30 न्यूटन इसे सर्कुलर कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। करा पाएगी नहीं करा पाएगी वो अलग चीज है, लेकिन कोशिश ये कर रही है। क्या अभी चीज समझ में आई है? या सर्कुलर लगा लो, अभी ऊपर ले जा रही है अभी तो। लेकिन सर अगर हाँ बोलो। नहीं आई। ओके, पहले मैं आपको परपेंडिकुलर समझाना चाह रहा हूँ। इस केस से एक्चुअली मैं आपको परपेंडिकुलर समझाना चाह रहा था। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक वायर थी, एक बच्चा जो गाड़ी लेके चलते हैं, तार बांध ली, और तार से ऐसे वो खींचे जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, कुछ भी फोर्स लगा रहा है। अभी मैंने 50 न्यूटन मान ली, वो कुछ भी हो सकती है। तो आपको समझ में आती है कि वो सारी एक्चुअली जब इधर लगा रहा है तो कुछ हॉरिजॉन्टल लगेगी और कुछ वर्टिकल लगेगी। Yes, sir. तो अब मैंने क्या कहा, उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। तो एक अगर 50 है, ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये 40 होगी और ये 30 होगी। क्या यहां तक समझ में आया है बेटा या नहीं आया? पहले तो मुझे यहां तक बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब भाई अगर यहां तक समझ में आता है तो 40 न्यूटन इसको इधर खींचेगा। तो जब इधर खींचेगा तो एक्चुअली बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो 40 न्यूटन है, जिस डायरेक्शन में खींच रही है गाड़ी उसी डायरेक्शन में है, तो उसका तो एंगल हो जाएगा 0। कौन से के लिए? 40 और मोशन ऑफ जो 40 न्यूटन फोर्स है, मतलब फोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है? सर एंगल 0। क्या बेटा? सर एंगल 0 मतलब ऊपर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस एक अभी ही side- ऊपर नहीं, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन भाई उसका अपना वेट भी तो होता है। तो वेट उसको इसको उठाने के लिए आप देखोगे तो इसकी ग्रेविटी नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रही है ना। तो जब तक Yes. ऊपर 100 न्यूटन नहीं होगा तब तक कैसे उड़ जाएगा वो? Yes, sir. ये समझ में आया क्या बोला मैंने? तो Yes, सर sir. Yes, sir. अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। अभी तुम और ज्यादा मत दिमाग लगाना इसमें। अभी बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। अगर 40 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है तो ये गाड़ी इधर जाएगी, मतलब गाड़ी भी इधर जा रही है, फोर्स भी इधर लग रही है। तो मैं कहूंगा कि फोर्स और वेलोसिटी जो है वो पैरेलल हैं। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने क्या कहा, देखो अब 30 न्यूटन कहाँ लग रही है? ऊपर। गाड़ी इधर जा रही है, फोर्स ऊपर लग रही है। क्या सबको समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो Yes, ऐसे sir. केसेस Yes, को मैं sir. करूंगा कि एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वी के। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? Yes, sir. यस सर। सर ओके, नाउ आप ऊपर वाले केस पे आ जाओ।
अब इसमें मैंने क्या कहा कि भाई फोर्स का हमेशा एंगल परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब जो भी उसका मोशन होगा, अगर सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है तो जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ तो लगेगा ही लगेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि अगर आप अभी अपना पंखा देखो जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, सर एक ही स्पीड में चल रहा है और सर्कुलर चल रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स लग रही है इसको घुमाने के लिए वो अंदर की तरफ लग रही है, हमेशा परपेंडिकुलर है। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसको बेटा? सर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफिनेशन आई तो the component of force which is perpendicular to the motion of an object or velocity of an object. सर इसकी स्पेलिंग क्या है? सेंट्राइटल। Centripetal, centripetal, centri CEN, centripetal, PETAL. सर या सर बोलें। एक बार से डेफिनेशन रिपीट कर देना। आई एम सॉरी, क्या बोला आपने? वो डेफिनेशन Definition. The force that acts, the component of force which is perpendicular to the motion of a body, the component of force which is perpendicular to the motion of a body and is directed towards the center is termed as centripetal force. सर सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही होता है ना सेंट्रीपिटल? हाँ बेटा Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलें। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी क्या फोर्स वेलोसिटी के वो परपेंडिकुलर होती है? हाँ बेटा, लेकिन एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो एक सूडो फोर्स है। सूडो, P साइलेंट होता है, सूडो फोर्स होती है, सूडो फोर्स कहते हैं उसको। एक्चुअली होता क्या है, मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली होता क्या है, कोई अगर बंदा यहाँ इसको स्पेसशिप मान ली, इसको तुमने एक काम करो, चीटा मान लो तुम अपने आप को, चीटा या चीटी, लड़कियां चीटी मान लेना, लड़के चीटा मान लेना। तो तुम यहाँ चीटी बन के इसके ऊपर बैठ गए। अब जब तुम इसके ऊपर बैठ गए तो ये घूम रहा है, तो इस पे फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एक्चुअली बाहर की तरफ लगेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, एक्चुअली रेस्ट में रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Yes, sir. First law. ठीक है, तो अब या फिर तुम इसको कह सकते हो तुम्हारी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर रहना चाहती है, तो तुम्हारी बॉडी हमेशा स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन ये वाली फोर्स क्या करती है, इसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेट रहना चाहेगी, तो मान लो जब यहां आएगी तो तुम्हारी बॉडी इस तरफ जाना चाहेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे पास एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जो तुम्हें बाहर की तरफ खींच रहा है। और ये तुमने गाड़ियों में महसूस किया होगा, क्योंकि जब गाड़ी मुड़ती है तो आप लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। यस सर। तो Yes, sir. वो जो उस वाली जो फोर्स तुम एक्सपीरियंस करते हो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहां भी सेंट्रीपिटल लगेगी ऑटोमेटिकली वहां पे सेंट्रीफ्यूगल लगेगी ही लगेगी, लेकिन वो किसको लगेगी, जो उसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक सूडो फोर्स है। कब सूडो फोर्स मतलब जो होती नहीं है, जो सिर्फ महसूस की जाती है, एक्चुअल में लगती नहीं है अलग से। सेंट्रीपिटल अलग से लगानी पड़ती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल वो लोग महसूस कर पाते हैं जो इसके अंदर, इसके ऊपर बैठे हैं। जो इसके ऊपर नहीं बैठा वो इसे महसूस नहीं कर सकता। क्या सबको समझ में आता है? सर मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन में है उस पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लगेंगे। जिस ऑब्जेक्ट पे बेटा वो बैठा है उस पे सेंट्रीपिटल लगेगी, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगी। ओके सर। ये सर कभी सर जो एस्ट्रोनॉट्स की सर ट्रेनिंग होती है सर उसमें भी तो सर ऐसे कंपार्टमेंट में बैठा देते हैं, और सर यस सर उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल लगती है ना सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप ऐसे ही गोल वाले, आपने अगर कभी झूलों पे गए हो, जो ये वो मतलब ये वाले होते हैं पब्लिक झूले जो होते हैं नोएडा वगैरह, जैसे नोएडा वगैरह मैरी गो राउंड, हाँ मैरी गो राउंड वाला, तो उसमें आप देखोगे जो गोल गोल घूमते हैं, जो ग्राउंड पे गोल गोल घूमते हैं। एक तो होता है जो बिल्कुल हवा में जाते हैं, एक वो वाले नहीं जो ग्राउंड पे बट हॉरिजॉन्टल सर्कल जो घुमाते हैं। तो आपने देखा होगा जब तेज घूमते हैं तो आप लोग बाहर की तरफ जाते हो, इसीलिए आपको कोने पे बिठाया जाता है। यस सर। तो उसमें वो यही होता है कि एक्चुअली जब वो सर्कुलर घूमता है तो आप बाहर की तरफ जाते हो।
क्योंकि वो सर्कुलर घूमने के लिए वो तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लगा लेता है, तो जो उसके ऊपर बैठा है उसके सेंट्रीफ्यूगल लगती है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? यस सर। यस सर। अब इसमें बस अगर अच्छा सवाल कोई पूछ लेता है, वो कभी कभार ये पूछ लेता है, मतलब इसमें जो अच्छा पड़ता है कि क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स है? तो नहीं है, नो। ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है सर, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं। हाँ नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे बेटा वो भी लगता है, लग रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ही लगती है, दोनों फोर्सेस लगती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ही सर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स नहीं लगा रहे एक दूसरे पे। हाँ, ये दो आपस में फोर्स नहीं लगा रहे, वो सर अलग एक अपना फोर्स अपोजिट फोर्स नहीं लगा यस रहे। सर। नहीं, अपोजिट ही है बेटा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल होता है वो अपोजिट होता है। वो एक बच्चे ने आंसर दिया कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे, ये सर, अलग वो फोर्स सर- लग रहा है उसके ऊपर। यस सर, सर। एक सर दूसरे एक के तो पर्सन opposite पे में लग force- रही है और सर एक सब व्हीकल पे। जिसके ऊपर, हाँ जिसके ऊपर वो बैठा है। क्या क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। अब क्या होता है बेटा, जिसपे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगता है, तो वो हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये मैं आपको 10th में कराऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि 10th में जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जनरली सीबीएसई लेवल पे नहीं आता, लेकिन अगर हम ओलंपियाड लेवल पे जाते हैं तो ये आता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो उसके अंदर ये F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अब इस फोर्स का इक्वल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर इसमें आर रेडियस है क्या? हाँ बेटा, रेडियस है। आर इज द रेडियस और वी जो है वो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। ओके सर। सर ये आपने m को क्या लिखा है? m इज इक्वल, अच्छा फोर्स को फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन है ना बेटा, फोर्स जनरली मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ से फिर मैंने इक्वेट कर दिया कि एक्सेलरेशन जो होगी वो वी स्क्वायर अपॉन आर होगी। यस सर। ओके, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन जो मैं अब बताने वाला हूँ। अब क्या सभी को पता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पे? यस सर। यस सर। यस सर। यस अब कभी कभार आप लोगों से ये भी Yes, पूछ लिया sir. जाता है कि जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, एक्चुअल में तो देखो उसका एंगल पे होती है, लेकिन अभी मैं सीधा सीधा मान रहा हूँ, एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके से कुछ एक्सिस पे रिवॉल्व करती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये वाला एक्सिस नहीं ले रहा हूँ, जनरली ये एक्सिस पे रिवॉल्व करती है वो, तो ऐसे घूमती है इस एक्सिस पे, लेकिन अभी मैं वो नहीं ले रहा हूँ। मैं सीधा सीधा मान रहा हूँ कि ये वाला हमारी अर्थ है और ये ऐसे घूम रही है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस Yes, सर। यस सर। अब ध्यान से सुन। ओके, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, किसी ने पूछा अच्छा बताओ भाई, अब घूम रही है अर्थ, तो भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगी, क्योंकि ये घूम रही है तो इसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगनी चाहिए। यस सर। सभी को ये चीज समझ में आती है? सर Yes. सर ये क्या पॉइंट आप यस सर। ये मुझे समझ नहीं आया। ओके, नहीं आया बेटा। अभी मैंने क्या बताया इसमें ऊपर कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर करेगी और आप उस बॉडी के ऊपर बैठे हो तो आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब अर्थ भी एक तरीके की स्फीयर ही है और आप उसके ऊपर बैठे हो, यस सर। और अर्थ घूम भी रही है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. सेंट्रीपिटल कब होगा लेकिन? क्या बेटा? सर सेंट्रीपिटल कब होगा फिर? सेंट्रीपिटल बेटा आप पे नहीं लग सकता। सेंट्रीपिटल आप पे तब लगेगा जब मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगा और तुझे घुमाऊंगा। ओके सर। सर क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर तब भी काम करेंगे सर जब हम सर जैसे स्पेस में करते हैं सर एक्सपेरिमेंट। सर हम जो आई थी सर इंडिया में मूवी मिशन मंगल सर, उसमें दिखाया था कि जब उन्होंने इजेक्ट किया था हाँ, सर क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट सर, वो भी रिवॉल्व ही कर रहा था, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही रिवॉल्व कर रहा था और बस वो थोड़ा बूस्ट दे देते थे जिससे अगले ऑर्बिट में चला जाता बिल्कुल 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 सही है। एक्चुअली हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास भी तो गोल ही घूम रही है।
तो यस अगर ये सर। सेंटर पे सन है, ये सन है, ये अर्थ है, यस सर। तो एक्चुअली अर्थ आगे चली जा रही है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो इसको अंदर की तरफ बनाए रखती है। तो इस तरीके से ये गोल गोल घूमती रहती है। तो हमेशा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा, मैं क्या कह रहा था, ये वेलोसिटी, ये फोर्स, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए रखती है और ये फोर्स घूमती रहती है। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। सर पर उस मूवी में सर जो दिखाया था सर रिवॉल्यूशन, सर वो इलिप्टिकल था, बेटा सर्कुलर इलेक्ट्रिकली नहीं होता था। है, अभी हम सर्कुलर मानते हैं, लेकिन केपलर ने आपको क्या बताया? केपलर ने यही तो बताया था कि इलिप्टिकल होता है। यस ये तो सर। मैं केपलर में पहले यस बता सर। चुका हूँ ना। इससे पहले लॉ में तो ठीक है। अच्छा, मैं वापस इसी पे आता हूँ एक बार। तो मैंने क्या बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा खड़ा है, तो क्या सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अर्थ घूम रही होगी तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। यस सर। यस सर। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर है। सेंट्रीपिटल तो लगेगा अर्थ को सर घुमाने में। आपने अर्थ पे कहा। अच्छा, अर्थ पे कहा, सॉरी। तो अर्थ पे तो एक्चुअली लगेगा सेंट्रीपिटल, लेकिन जो अर्थ आदमी इसके ऊपर है वो है सेंट्रीफ्यूज पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। क्या यस सभी को सर। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर अर्थ घूमना ज्यादा जल्दी तेज चालू हो गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उड़ने लग जाएंगे, और ऐसा हो सकता है। यस सर। यस। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको? mv² / r। क्या सभी को ये चीज आर। समझ में आती है? यस सर। अब r एक्चुअली होता है जिस पॉइंट से, जिस एक्सिस से वो घूम रहा है उससे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। क्योंकि अगर इस वाले आदमी की बात करो तो ये तो अगर घूम रहा होगा, ये तो ऐसे घूम रहा होगा ना। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो इसका जो रेडियस है वो तो ये वाला होगा। यस सर। तो यहाँ पे तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को है ना, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? बेटा एक्चुअली जितनी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल में लगती है उसका ऑपोजिट तो लगेगी दूसरे पे। ये सर दोनों इक्वल होते हैं। दोनों होते इक्वल ही हैं। सर अभी आपने बताया हम उड़ने लग जाएंगे, सर उड़ने क्यों लग जाएंगे? उस अर्थ के ऊपर ही बेटा तो अगर नहीं, अर्थ के ऊपर अभी हमें अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो अगर हम अर्थ की अगर रोटेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ा दें तो उड़ने भी लग जाएंगे बेटा। सर क्योंकि बी इंक्रीज हो जाएगा ना, फिर हमारे ऊपर बाहर से यस सर। velocity सर अगर हमारी सर जुपिटर जितनी सर घूमने लग जाए सर 8 आवर्स वाला, तो सर हम इजेक्ट हो जाएंगे। इजेक्ट वाला तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मतलब बस मैं ये बता रहा हूँ कि उड़ने जरूर लग सकते हैं अगर हमारी शायद स्पीड अगर अर्थ की 6 गुना और यस ज्यादा सर। तेज, सर 6 सर टाइम्स। ऐसे फिक्शनल मूवीज और उसमें भी दिखाते हैं कि सर अर्थ की या सर ऐसे ही एक मैरी गो राउंड की स्पीड बढ़ गई और उसमें से पायलट्स को सेफ्टी के लिए छोड़ दिया, तो सर वो ऐसे परपेंडिकुलर ही गिरेंगे। अब एक सेकंड रुकना, मुझे 1 मिनट ना निब बदलनी पड़ेगी, निब दिक्कत कर रही है, 1 सेकंड। एक सेकंड होल्ड करिए। सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। सर अभी आप यस सर। हेलो, सर यस सर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस सर, यू आर सर आ रही है। यस यस सर। सर आ रही है। सर अभी हाँ जी बेटा, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया सर, इसका बोलो बोलो बोलो। बताया था। ओके।
नहीं, एक बार दोबारा बोलना बेटा, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोल। सर ये जो भी एक बार। आपने अर्थ जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके बारे में आपने क्या बताया था सर अभी? सर मैंने बस बेटा relate- ये बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर है, जैसे हम कभी बैठे होते हैं किसी भी पॉइंट पे अर्थ पे, तो जब ये एक्चुअली गोल घूम रही है अर्थ, तो ये ऑब्जेक्ट भी उसके साथ साथ ही गोल घूम। सर आवाज आने सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक है। यस सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आ ही नहीं रही है। सर आवाज आ ही नहीं रही है। यस सर आवाज नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर ने लेफ्ट कर दिया। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। यस यस सर। ऑडिबल है। ओके ओके, सर ओके, आ रही है ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है अर्थ के साथ। सर स्क्रीन प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन, स्क्रीन ओके ओके, एक सेकंड। ओके, आई थिंक इट विल बी विजिबल नाउ। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि गोल अर्थ थी और गोल घूम रही है, तो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वो भी गोल घूम रहा है उसके साथ। तो जिस रेडियस पे वो होगा अर्थ के सेंटर से, उतनी वहीं पे उसकी फोर्स लगेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब इस पे अगर फोर्स लगेगी तो इस वजह से, अब देखो, जितना ये सेंटर से ज्यादा दूर होगा, अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला होता है मैंने क्या बताया, एम जो होता है, एफ जो होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर इसको हम एक फॉर्मूला और बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, Yes, ओमेगा sir. क्या होता है, एंगुलर So वेलोसिटी। angular velocity. क्या मैंने कराया है सर्कुलर मोशन के अंदर थोड़ा Yes, सा ये? sir. यस ओके, सर। यस सर कराया। फाइन देन, ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसमें वेलोसिटी क्यों नहीं ले रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो, अगर मैंने मान लो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि जो हमारा, अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं और इस पॉइंट को बी कहूं, तो क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है और बी कम चल रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सर Yes, sir. सर ऐसे क्यों? सर मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप अभी एक काम करो, अपने पंखे को देखो, ठीक है? अब अपने पंखे का सबसे कोने वाला पॉइंट देखना और सेंटर का पॉइंट देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका पंखे का सबसे आखिर वाला पॉइंट है वो तो ऐसे घूम रहा है, और जो सबसे छोटे वाला पंखड़ी का ही पॉइंट लगा रहा हूं मैं, तो वो ऐसे घूम रहा है। तो आपको दिख रहा है दोनों के रेडियस में फर्क है। यस सर। तो इसका मतलब है जो पॉइंट अंदर वाला होगा उसकी वेलोसिटी, अगर उसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ये बी मानता हूँ, सॉरी इसको बाहर वाले को ए मान रहा हूँ, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि वेलोसिटी ए की ज्यादा होनी चाहिए बी के रिस्पेक्ट में, यस सर। तभी वो गोल घूम पाएगा। अब लेकिन Yes, अब sir. इसमें क्या है, अब वेलोसिटी, इसलिए मैं इसको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो मैंने इसको ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम है। किसका मतलब, दोनों एक ही सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए मुझे ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो
जितना देखो जितना ज्यादा रेडियस होगा इसका मतलब उसके ऊपर उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा। क्या ये चीज समझ में आती है? बाहर की तरफ जब मैं फोर्स कहूंगा, क्योंकि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो एम ओमेगा स्क्वायर हम ले रहे हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अगर मैं ले रहा हूं तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। सबको समझ में आती है वाली बात? अच्छा, अगर मैं इस चीज को रिलेट कर जाऊं इसके ऊपर तो क्या सबको ये चीज समझ में आएगी कि जो फोर्स होगी ए पे वो ज्यादा लगेगी फोर्स बी पे? यस सर। यस सर। और अगर मैं सी पॉइंट पे ले जाऊं तो आपको क्या ये चीज समझ में आएगी कि सी पॉइंट पे तो एक्चुअली फोर्स जीरो ही लगेगी क्योंकि रेडियस ही जीरो है? यस सर, और कम एरिया में और वो जीरो ही हो जाएगा। ओके, अब मैं एक और चीज आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। अब मैंने कहा ये आपके पास अर्थ का ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या सभी को अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि इस पे जो फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वो तो ऐसे लगेगी अंदर की तरफ? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी एक्चुअल में ऐसे, इस तरीके से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो इस तरफ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो वो एफ सी, मतलब इतना याद करने की समझ में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो एफ सी होगा ये ऑपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरीके से आप देखा जाए तो फोर्स ही होती है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी जब हम लेते हैं। यस सर। यस सर। तो एक्चुअली ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये और कम हो जाती है, ठीक है? तो इसका कम होने का क्या लेंगे कि जी डैश जो होगी वो होगी जी माइनस एफ सी। एफ सी कितना? एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन यहां हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो एम हटा सकता हूं मैं, तो कैलकुलेशन वाइज तो उसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया ना? सच्ची तुम्हें लग रहा होगा ना मास्टर पागल हो गया, क्या करा क्या रहा है ये? सब कुछ समझ नहीं आ रहा सच्ची में। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है सर हमें भी नहीं आया। सबको समझ आ गया? समझ गया। लास्ट स्टेटमेंट लिखिए ना सर, ये वाली थोड़ी सी समझ नहीं कोई आई। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें इसमें से कुछ नहीं समझना, तुम्हें बस क्या समझना है वो ध्यान से सुनना। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि जो फोर्स लगेगी वो ए पॉइंट पे मैक्सिमम लगेगी? क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। यस यस और सी पॉइंट पे मिनिमम, सी पॉइंट पे जीरो लगेगी? क्या Yes, सबको ये sir, चीज भी zero. समझ में आ गई है? यस सर। एक बार दोबारा बता दीजिए बेटा सब देखो, अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जो भी चीज उसके ऊपर बैठी है। जब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ, ये वाला फोर्स ये बाहर की तरफ, तो अगर वो यहां होगा तो यहां बाहर की तरफ, यहां होगा तो यहां बाहर की तरफ, तो ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जो बाहर की तरफ आपका फोर्स लगेगा वो उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा आप सेंटर के पास होगे। या क्या ये चीज समझ में आती है? या हम कहेंगे इक्वेटर के पास होगे, इक्वेटर के पास। और जितना ज्यादा आप पोल पे होगे उतना आप पे वो सर्कुलर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उतना कम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ एक है वो घूम रही है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम मतलब ज्यादा किस पे लगेगी? पोल पे। या हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका अगर मैं पोल की बात करूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल जो होगी डज नॉट चेंज ड्यू टू रोटेशन। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? तो इसका मतलब यस सर, क्योंकि इसका फोर्स मतलब जीरो क्या है। है? क्योंकि पोल पे जब भूमि ऑब्जेक्ट अर्थ घूम रहा है और कोई ऑब्जेक्ट पोल पे है तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा इसका मतलब डज नॉट चेंज ड्यू टू रोटेशन। क्या सबको समझ में आई ये वाली बात? यस सर। यस सर। और आसान चीज में आपको यह समझा रहा हूं कि अगर घूमेगी, देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो सरफेस पे मैक्सिमम होता है, घूमने की वजह से भी एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। अब कम होगा तो सबसे ज्यादा कम कहां पे होगा? ए पॉइंट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स वहां लगेगी। और सबसे कम कहां पे होगा? सी पे, क्योंकि सी पे फोर्स लगेगी ही नहीं। क्या सबको समझ में आई ये वाली चीज? यस सर। ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा ये तो लगता पहले है। वाला एक बार दोबारा बता दो। आप बोल रहे हो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा।
एक सर मिनट ये एक रुको। बार ना फिगर दोबारा बना दीजिए सर, इसमें तो खिचपिच सी हो गई। ओके मैं बना देता हूँ, मैं पहले एक बार इसको जो सर कॉम्प्लेक्स आपने चीज है उसे। लिखा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, वो समझ नहीं आया। अब बेटा मैंने क्या बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसका Yes, मतलब अगर ये r 0 होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी। यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्या छोटा होता होता सी पॉइंट पे जाएगा तो रेडियस 0 हो जाएगा। यस यस सर। सर। इसका मतलब घूमने की वजह से, मतलब इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी, इसका मतलब है फोर्स 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में घूमने की वजह से पोल पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्या अभी समझ में आया? ओके सर। ओके सर। सर हमने वी स्क्वायर को ही ओमेगा बोला है। हाँ बेटा, v को एक्चुअली मैंने ओमेगा आर बोला है। तो जब यहाँ पे v स्क्वायर होगा तो आप ओमेगा स्क्वायर आर लिखोगे, ओमेगा एक आर से एक आर कट जाएगा तो तो ओमेगा स्क्वायर आर बचेगा। ओमेगा सिर्फ सिलेंडर उसमें सॉरी सर्कुलर फोर्स मोशन में लेते हाँ हैं बेटा ना। सर्कुलर मोशन में लेते हैं बिल्कुल। ओके सर। सर फाइनली बता दीजिएगा इसमें से हमें क्या क्या लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत घिचपिच हो चुकी है। इसमें आप लोगों को कोशिश तो करो जितना लिख सकते हो उतना लिखो, लेकिन मोटा मोटा क्या लिखना है। सर नीचे सबसे वाला पहली चीज नीचे तो वाला। एक सेकंड, सबसे पहली चीज तो क्या लिखना है, सर्कुलर मोशन बनाओ। तो अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर घूम रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सबसे पहले तो ये बनाओ। तो ये तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डिफिकल्ट चीज हो जाती है। अब सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो ऐसे ये वाली डायरेक्शन बनाना, ये वाली, ये वाली। तो ये सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन है। और आपका जो फोर्स है, जो अर्थ की तरफ ग्रेविटी लगती है, वो ग्रेविटी अंदर की तरफ है ऐसे। तो हर पॉइंट पे ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है, ये भी बना सकते हो। तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ ही लगती है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उस पे लगेगी। तो अब देखो रेडियस जो होगा वो ये वाला रेडियस, जैसे अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया तो इसका जो रेडियस है वो ये वाला है, तो ऐसे घूम रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेडियस छोटा होता जाता है जैसे जैसे हम कहां से, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये रेडियस देखो ये इस तरह से छोटा हो रहा है, ये पहले ये बड़ा था कम होगा। फिर ये छोटा। क्या बेटा? सर बी पॉइंट कहाँ है? सॉरी बी पॉइंट कहाँ है? बी पॉइंट बी पॉइंट दिख ही नहीं रहा। v कहाँ लिखा है बेटा? मैंने v a लिखा है, तो वेलोसिटी एट a की बात कर रहा हूँ। सर बी 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 पॉइंट b एक्चुअली ये वाला था बेटा, ये वाला, ये b था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो b के लिए एक्चुअली ये वाली वेलोसिटी है, ये जो रेडियस है वो ये वाला होगा। तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि रेडियस छोटा होता जा रहा है। देखो a बड़ा है और b छोटा है। तो रेडियस छोटा होगा तो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी छोटी होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोटी हो गई तो इसका मतलब इफेक्ट कम हो गया। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते रहते हैं तो घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे इफेक्ट कम होता जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, कौन सा कम होगा? बेटा लग क्या रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल कम होगा। ठीक है। और एक्सेलरेशन बढ़ेगी? एक्सेलरेशन तो रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कम होती है, चाहे वो रोटेशन कर रहा हो, चाहे वो हाइट पे जा रहा हो। हाइट पे जाएगा तो भी कम होगी, डेप्थ पे जाएगा तो भी कम होगी, सेंटर पे आ जाता है अर्थ के तो 0 ही हो जाती है। उसके अलावा अगर हम कहते हैं रोटेशन की वजह से क्या होता है, तो रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ही होती है। अब वो मैक्सिमम कम कहाँ पे होती है, तो इक्वेटर पे, और मिनिमम इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, पोल पे। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। सर ए पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाईएस्ट होगा या लोएस्ट? ए पॉइंट पे बेटा मैक्सिमम होगा क्योंकि रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा है। मैंने देखो यहाँ लिखा है एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। सर अगर ए इधर की साइड ना होके इधर की साइड होता तब कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ये बाहर की तरफ लगता कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर की तरफ लगता तब भी सेम होता। ओके सर। सर फोर्स का तो समझ आ गया, अब एक बार एक्सेलरेशन भी लिख दीजिए, कैसी कैसे होगी, कहाँ कहाँ पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा कम होगी रोटेशन की वजह से। तो पोल के रिस्पेक्ट में इक्वेटर
ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इक्वेटर पे कम होगी, पोल पे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट होता है, मैक्सिमम इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन कैन बी फेल्ट एट इक्वेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेटा मतलब जो वहां बैठा रहेगा उसको सबसे ज्यादा पता चलेगा कि अर्थ घूम रही है। ऐसा लगा लो, या वो अपने आप को सबसे ज्यादा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब इक्वेटर घूमती है वो लोग अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। बेटा इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, अगर ये ज्यादा तेज घूमने लग जाएगी तो महसूस हो जाएगा। यस सर जैसे सर मैंने एक वीडियो देखी थी सर, उसमें था कि अगर अर्थ क्यूबॉइड होती, मतलब सर सॉरी क्यूब होती, तो सर जो उसके एजेस है सर वहाँ पे अगर चले जाते तो वेट बहुत जल्दी कम हो जाता। तो अगर घूमती अर्थ वैसे तो फिर सबसे ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स वही वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही आदमी जो कोने पे होगा, एजेस पे होगा, वो उस पे ही होगा। यस सर। हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली वो सेंटर से उतना ज्यादा ही दूर होगा ना। यस सर। वो इस वजह से एक्चुअली बाकी पॉइंट्स एक्चुअली सेंटर, क्योंकि एक्चुअली वो डायगोनल बन जाएगा एक तरीके से देखेंगे तो, उस वजह से। तो सर मतलब सेंटर से जो जितना जो पॉइंट सबसे ज्यादा दूर होगा वो सबसे ज्यादा अपने आप को हल्का महसूस करेगा। हाँ, वो सबसे ज्यादा हल्का महसूस रेडिएशन सबसे ज्यादा लगेगी उस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। हाँ हाँ बेटा बोले। सर इसका मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं पे एकदम 0 है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कंप्लीट रहेगा, 9.8 रहेगा, और जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहाँ उतना ही कम रहेगा। हाँ उतना ही कम रहेगा, तो हो सकता है 9.7 हो जाए, 9.6 हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि कितना तेज घूम रहा है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्चुअली ये भी डिपेंड करेगा बेटा आप हो किस एज पे। एक्चुअली अगर ये थोड़ा मैं ज्यादा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर बताऊं तो, मतलब वैसे करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आपने जो लॉजिक पूछा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मान लो आप ये हो, ठीक है, आप अर्थ के ऊपर हो, तो ऊपर बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंदर बैठे हो तो आपको उतने ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर अर्थ के अंदर होते, एक तरीके से अगर स्पेसशिप में होते, तो जनरली आपने कोई एक पिक्चर थी उसमें ऐसे ही कर रखा था कि अर्थ पे तो हमने तबाही मचा रखी है और बाहर दुनिया के बाहर एक स्पेसशिप हमने ऐसे बना रखी है और वो स्पेसशिप घूम रही है, तो वो घूम रही है तो और लोग यहाँ पे हैं, तो जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें वो ग्रेविटी जैसा ही फील होता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोर्स लगती है। अंदर होते तब क्या होता, अभी आपने वो क्या बताया सर, एक बार वो दोबारा। बेटा देखो, जब हम बाहर की तरफ होंगे और ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो हम पे ऐसे फोर्स लगेगा। यस सर। जब अंदर होंगे तब भी तो ऐसे ही लगेगा। हाँ ऐसे ही लगेगा। लेकिन अब ऐसा लगेगा तो आप देखो पहले तो सरफेस से बाहर जा रहे थे, अब लेकिन सर जमीन के अंदर ही घुसे जा रहे हो, क्या समझ में आ रहा है ये? मतलब हम अंदर की साइड जा रहे हैं ना, हमारा अंदर की तरफ चल रहे हैं। हाँ, तो एक तरीके से देखो तो आप इस जमीन पे चल पाओगे फिर आराम से, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतने आराम से चल पाओगे। अगर नहीं होता बिल्कुल फोर्स। सर आपने एरो बाहर बनाया, मुझे इसमें एक चीज कंफ्यूजन हो रही है। एरो बाहर लगाया, इसका मतलब ये है कि वो आदमी बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? बाहर जाएगा, बाहर, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स हो रहा है ना। देखो जो बाहर है वो तो बाहर की तरफ ही चला जाएगा। जो ये एक होलोस्फीयर है, इसको होलोस्फीयर मान के चलो। इसको होलो साइड दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये होलोस्फीयर है। अब अगर होलो है, अब इसको अगर सोच के देखो तो आदमी अगर अंदर है यहाँ पे, जैसे मौत का कुआं होता है, अगर आपने देखा हो तो मौत का कुआं कैसा सिलेंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है। अब उस सिलेंडर में होता क्या है कि आदमी पहले क्या होता है, धीरे धीरे वो पहले जमीन से धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाता है। तो वेलोसिटी बढ़ा के वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली अपने आप के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना वो बढ़ा रहा है, क्योंकि जब वो गोल घूम रहा है तो उस पर मतलब फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे चल रहा है, प्लस उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अंदर इस तरफ धकेलता है, जमीन की तरफ, इसके सरफेस की तरफ, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है। यस मतलब बाहर तो लगे जैसे वो बाहर ही चला जाएगा होलोस्फीयर के। बाहर नहीं जाएगा बेटा, वो सरफेस से अटैच हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। बाहर तो जाएगा कैसे, क्योंकि अंदर ही है, ऐसा थोड़ी वो सरफेस फाड़ के चला जाएगा। सर सरफेस की तरफ खींचेगा।
हाँ वो सरफेस की तरफ ही खींचेगा। और सर मतलब जैसे ग्रेविटेशन अभी हमें खींच रही है तो सेंट्रीफ्यूगल हाँ फोर्स वो एक तरीके, अगर अंदर होंगे तो अगर हम किसी बॉडी के अंदर होंगे और वो बॉडी घूम रही होगी तो हम एक तरीके से ग्रेविटी ही फील करेंगे। तो सर हमारा फ्रिक्शन ये ज्यादा बढ़ सर कि जाएगा। एक्सेलरेशन से हमें वेट तो कुछ महसूस होगा ही। हाँ 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 हाँ। तो सर इसका मतलब फ्रिक्शन और ग्रेविटी बढ़ जाएगी और जब वो वेलोसिटी बढ़ाएगा तो दोनों कम हो जाएंगी, तो वो आराम से फ्रिक्शन तो बेटा सेम ही रहेगा, लेकिन हाँ मतलब एक्स सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, ये है फ्रिक्शन तो। हाँ फ्रिक्शन भी थे कि फिर ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, लेकिन दूसरा जो दूसरे वाला होता है वो कहाँ लगेगा, अंदर? कौन सा दूसरा? वो तो बेटा अंदर ही लगेगा ना, अगर कोई वो तो हाँ बेटा वो अंदर की तरफ लगेगा, वो अंदर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा। हाँ वो फ्रिक्शन मतलब इसको ऐसा मान लो। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अगर नहीं बचेगा तो फिर देखेंगे। कितना टाइम रह गया? सर हाफ एन आवर। ओके ध्यान से देखना। मैं केपलर का थर्ड लॉ बताता हूँ। पहले फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ क्या बताया था कि भाई जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं करते, वो इलिप्टिकल करते हैं, और जो सन होता है वो हमारा फोकई पे होता है। क्या सभी को याद है? यस सर, वन ऑफ द फोकई। पास जो होता है उसे हम पेरी क्या बोला था मैंने तुम्हें इसको? पेरीहीलियन। और जो दूर होता है उसे पेरीहीलियन पे वेलोसिटी हाईएस्ट और एपीहीलियन पे अच्छा लोएस्ट। पेरीहीलियन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एपीहीलियन पे वेलोसिटी मिनिमम। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ, मैंने आपको याद हो बताया होगा कि इसमें जो लगता है वो लगता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब स्ट्रेट लाइन कर रहे थे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा था, लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर जो लॉ लगता है वो लगता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर ये बस याद कर ले बेटा, इसमें तुझे कोई काम करनी, दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल। बस याद कर ले कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। अगर किसी ओलंपियाड में आ गया कि केपलर के फर्स्ट लॉ के अंदर या सेकंड लॉ के अंदर आवाज में कट। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। Okay, Yes, I'll just sir. rejoin again. Just a second. Okay, सर आप कुछ कह रहे हैं क्या? Sir, you are not audible, but your presentation is visible. Okay, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes. Yes sir. Okay. Fine. So what I was saying is, सर हाँ बेटा, बैक आ रही है। क्या बेटा? देखो अब तो आनी नहीं चाहिए शायद, एक सेकेंड। नहीं मैं पूरी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो पूरी आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। ओके तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि केपलर के अंदर अगर कोई पूछे कि कौन सा कंजर्वेशन लगता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। और एंगुलर मोमेंटम वहां पे लगता है जब कोई बॉडी एक ही सेंटर के अक्रॉस घूम रही होती है। जैसे हमारी अर्थ है वो हमारे सन के अक्रॉस घूम रही है, तो ऐसे वाले केसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है? यस सर। सर ये जो पेरिहीलियन और एपीहीलियन था सर, ये सन के रिस्पेक्ट में सबसे पास की पोजीशन और सबसे दूर की पोजीशन है ना? हाँ बेटा, हाँ। इसीलिए पेरी मतलब पास, हेली मतलब सन। ठीक है? ओके तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो वेलोसिटी, अब उसमें क्या है कि ये आर जो है वो जहां छोटा होगा वहां वेलोसिटी बड़ी होगी, और जहां आर बड़ा होगा वहां पे आर वेलोसिटी छोटी होगी। इसको याद करने के लिए भी क्या देख सकते हो कि अगर आप मौत का कुआं देखेंगे, ऐसे वाला नहीं ऐसे होता है जनरली, थोड़ा सा ऐसे होता है वो।
तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे रेडियस कम होता रहता है तो हमें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है। जितना वो ऊपर आएंगे उतनी वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी, जितना नीचे रहेंगे उतना आराम से आप चल सकते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप अगर आप प्लेनेट को देखें, मर्क्यूरी को, वीनस को, तो आई थिंक मर्क्यूरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 20 से 30 डेज के अंदर अर्थ का एक सर्कल लगा देती है। ठीक है सर, तो आपने मॉर्स में क्या एग्जांपल दिया कि जब वो नीचे रहेगा तो उसमें वो ज्यादा एक्चुअली नीचे velocity- रहेगा अगर वो इस तरीके से मतलब वो होता है, तो जब वो नीचे रहता है तो रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है, तो जिसकी वजह से वो आराम से मतलब धीरे धीरे भी चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर आता रहता है तो उसको वेलोसिटी अपनी बढ़ानी होती है। लेकिन इससे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो अर्थ का, जो हमारा अर्थ और मर्क्यूरी है। तो जो मर्क्यूरी है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 डेज होता है घूमने का सन के अक्रॉस, जबकि वहीं अर्थ को जो है वो 1 साल लग जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो जितना प्लेनेट दूर जाता जाता है उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती चली जाती है। इसी हिसाब से अगर हम प्लूटो का देखते हैं तो प्लूटो का अप्रोक्सीमेटली शायद 130 साल लगते हैं, 170 साल टू कंप्लीट वन ऑफ इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ। क्या सभी को यहाँ तक समझ? Yes. क्या बेटा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं ना सर, F = v² सर, r उधर ले गए तो v is directly proportional to r। हाँ, नहीं बेटा, क्योंकि जितना रेडियस कम होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो अपोजिट होगी ना। ओके सर, ओके। ठीक है, एक्चुअली उसमें जो लगेगा वो लगेगा v = ω²r, नो, v = एक्चुअली f इज इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अभी। एक्चुअली इसमें जो फोर्स होता है वो सेम लगता है, एक्चुअली फोर्स भी चेंज होता है, मतलब इसमें वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो m⍵²r होता है, आई थिंक m⍵²/v कुछ ऐसे होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो अभी तो जाने दो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जितना रेडियस कम होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद सेकंड हमने कहा था कि भाई अगर हमने कोई टाइम ले लिया, टाइम ये ले लिया 1 महीने का, और ऐसा ही टाइम मैंने यहाँ ले लिया 1 महीने का, तो 1 महीने के अंदर जो जो एरिया कवर होगा ये सेम रहेगा। वेलोसिटी अलग होती है लेकिन एरिया कवर सेम होता है। तो हम कह सकते हैं अब एरिया किसके बीच में, जो प्लैनेट चला और जो सन चला, सन के बीच में, तो प्लैनेट और सन के बीच में जो रेडियस है, सिमिलरली ऐसी प्लैनेट और सन के बीच में दो पॉइंट्स होंगे। तो सर, हेंस मतलब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे है और एक प्लैनेट वहां पे है, पर दोनों नहीं बेटा, एक सेम प्लैनेट है, सेम प्लैनेट जो घूम रहा है वो 1 मंथ में जो यहाँ चलेगा, वैसे ही अगर दूसरा मंथ हम यहाँ लेंगे तो वो सेम रहेगा। इवन अगर सब्सिक्वेंट 1 मंथ भी लेंगे तो भी सेम रहेगा। तो मतलब सर, यहाँ से अगर मैं 1 मंथ लूंगा तो भी सेम डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस से सेम ट्रेवल करेगा। सर, पर ऐसा क्यों जब वेलोसिटी अलग? वेलोसिटी क्या है, मैं लीव बेटा क्योंकि रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है ना वेलोसिटी, Yes, sir. Radius different है। इस वजह से, क्योंकि जब रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो गई, और जब रेडियस कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। इस वजह से जो एरिया कवर होता है वो सेम रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो होती है जब एक प्लेनेट घूम रहा होता है तो वो कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी वही कि वो सेम ही एरिया कवर करता है। हाँ वही, ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये तो सेकंड हमारा है। सब्सिक्वेंट टाइम क्या बेटा? इन इक्वल टाइम, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये हाँ बेटा। केपलर की लॉज ऑफ मोशन का कोई यूज है या फिर ये सिर्फ थ्योरेटिकल है? बेटा पहला तो यही यूज है कि भाई हमें पता लग गया कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल मूव कर रहे हैं, और इसी के तीनों लॉस के हिसाब से ही काफी काम चलता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इलिप्टिकल चल रहा है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अब देखो, अगर ये सन है और ये हमारा 2 प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये मार्स है, तो अगर दोनों इलिप्टिकल चल रहे हैं तो क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई हम दोनों सबसे पास कब आएंगे? Yes, sir. यस सर। तो कि अगर मुझे कोई चीज भेजनी है अर्थ से मार्स के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। तो उस Yes, केस में sir. भाई मुझे पता होना चाहिए वो कम से कम डिस्टेंस कब होगा, क्योंकि अब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर मैं भेजूंगा तो दिक्कत होगी मुझे। वेलोसिटी क्योंकि कम हो जाएगी। यस सर। वेलोसिटी कम नहीं बेटा, वो डिस्टेंस भी तो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना।
अगर बहुत ज्यादा दूर है ज्यादा तो उसको उसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने अगर मिशन मंगल दे रखी हो तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि वो मिनिमम डिस्टेंस के आसपास ही होगा। यस सर। मतलब सर हनी ठीक है। पोजीशन बता देता है फर्स्ट लॉ, हाँ, इस पोजीशन पोजीशन बताने में हेल्प करेगा, बता तो नहीं देगा, बताने के लिए तो मैथमेटिकल टूल लगेंगे, लेकिन हाँ वो बता देता है कि भाई इलिप्टिकल फॉर्म करेगा तो इलिप्टिकल का इक्वेशन लगाओ और सॉल्व करो। यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है बेटा केपलर का थर्ड लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ था और इसने क्या कहा कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। आर क्यूब। सर तो इसका थर्ड हाँ बेटा सेकंड लॉ है। थर्ड है बेटा, ये थर्ड है। थर्ड सेकंड तो एरियल वेलोसिटी वाला था ना, अच्छा ओके सर। वो तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जिसमें टी क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मतलब जैसे अर्थ है, सन से अर्थ की जो दूरी है वो आर हो जाएगी, और जो टाइम पीरियड है वो ये टाइम पीरियड है, जैसे हमारा 1 साल है कंप्लीट करने में, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 1 साल। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा? वो तुमसे कहेगा कि एक प्लेनेट है, वो जैसे अर्थ से सन की दूरी अगर आर है तो वो तो वो सन से अर्थ के, जैसे अर्थ की दूरी अगर आर है तो वो सन से 2r की दूरी पे है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, यस sir. सर। तो वो कहेगा बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, अच्छा भाई तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर विल बी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ऑफ अर्थ, और ये आर जो है डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, तो ये आर ही सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रेडियस ऑफ प्लैनेट और सन और प्लैनेट के बीच में। अगर मैं दोनों को रिलेट करूंगा तो ये कुछ ऐसे होगा कि टी ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय टी ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट विथ फ्रॉम द सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ का होल स्क्वायर। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? सर एक बार Yes, आप sir. सर होल क्यूब नहीं आएगा लास्ट में? आई एम सॉरी, सर होल होल। क्यूब Yes, आएगा। sir. यस सर। हाँ बेटा, सर क्या कह रहे थे आप? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। अब हमने अर्थ लिया, फिर सन और प्लेनेट ले लिया, मतलब हाँ तो बेटा क्वेश्चन। अर्थ का डिस्टेंस अगर आर है तो एक हाँ दूसरे प्लेनेट का सन से जो डिस्टेंस है वो 2r है। अच्छा, तो फिर हमें क्या निकालना है कि उसका उसका टाइम। टाइम पीरियड निकालना है कितने दिन में। अब अर्थ का तो मुझे पता है कि 1 साल होता है। हाँ इन ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मुझे ये केपलर का रूल पता था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो या तो आप क्या लिख लो कि भाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, एक कांस्टेंट लगा दिया तुमने के। ठीक है, अब इसमें क्या करो, एक बार अर्थ लिख लो, तो टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ई स्क्वायर क्यूब, और दूसरी बार लिख लो टी प्लैनेट का टाइम पीरियड फॉर अ प्लैनेट इंटू के इंटू आर ऑफ दैट प्लैनेट का होल क्यूब, और डिवाइड कर लो तो भी ये आएगा। या इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। क्या सभी को समझ में आया है दोनों चीजें? क्योंकि के से Yes, के sir. कट जाएगा। Yes, यस sir. सर के कैंसिल आउट। यस सर। तो आप में हमेशा डिवाइड ही करेंगे या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा? क्या बेटा, हमेशा बेटा ऐसे ही करेंगे। डिवाइड, ओके। हाँ, हमेशा यही रखना है तुझे के लिया ये के मुझे समझ नहीं आया के क्या है ये? बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, जैसे f इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और f इज इक्वल टू के m में। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट को कौन से प्लेनेट के साथ करेंगे? लेकिन ये बेटा चीज़ हमेशा अर्थ से रिलेट करके होगा। सुनो, अब तुम्हें दे रखा होगा एक प्लेनेट का, तुम्हें टाइम पीरियड दे रखा होगा, दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड निकालना होगा, या हो सकता है दोनों का टाइम पीरियड दे रखा हो, एक का आर दे रखा हो, दूसरे का डिस्टेंस निकालना हो। इन चार में से कोई एक, 3 चीज दे रखी होंगी, एक चीज निकालनी होगी। अर्थ का अगर सिंपल उन्होंने अर्थ बोल दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, बाकी सब तुम निकाल ही सकते हो। मतलब रेवोल्यूशन अराउंड द सन का टाइम पीरियड ना? हाँ बेटा। ओके सर। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था? सर वो सर आपने सर सेकंड में सर वो लिखा है आर एस पी क्यूब, एस पी। आर नहीं है बेटा, के है ये। सर नहीं सर, इसके सर ऊपर ऊपर आर एस हाँ बेटा, पी ये एक्चुअली में सन डिस्टेंस, ये आर एक तरीके का डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में, और ये है सन और अर्थ के बीच में।
सर बीच में है ये अर्थ है, और ये जो लास्ट में है, ये कोई और प्लैनेट है ये ना? प्लेनेट है, हाँ 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 हाँ, ये अर्थ है। अब ध्यान से देखो, जो सन और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस था वो ट्वाइस था अर्थ के रिस्पेक्ट में, और अर्थ का मैंने आर ही माना है, तो क्या सबको समझ में आता है 2r/r का होल क्यूब हो जाएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो r से r कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो होगा वो ये होगा, वो 8 हो जाएगा। तो हम लिख Yes, सकते हैं sir. TP/TE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यस अब सर। इसका अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो TP/TE जो होगा वो 2√2 हो जाएगा। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या है कि टाइम जो होगा उस प्लेनेट का, वो होगा ट्वाइस ऑफ जो टाइम पीरियड होगा अर्थ का। अर्थ का मुझे पता है 1 ईयर है, तो इसमें 2√2 ईयर हो जाएगा। ओके सर। यस सर। Yes, sir. 2.8 years. सर आप एक बार वो कर दो स्क्रोल। ओके सर। एक सेकंड सर लिखने दीजिए। सर लिखने दीजिए। आराम से बेटा। सर हम 8 भी तो लिख सकते हैं, सर मतलब 2 रूट फ्रेम टाइम करेंगे। पीरियड ऑफ सर 8 हो हमें जाएगा 8 इयर्स। सर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 8 ईयर नहीं होगा बेटा, 2√2 8 नहीं होता। यस सर। 2√2 8 नहीं होता, 2√2 2√2 ही होता है। या फिर 2√2 को 1.4 ले लो, 2.1.4, तो ये हो जाएगा 2.8। सर एक बार आप क्वेश्चन बता देंगे इसका, कि इसका क्वेश्चन क्या है, कि इफ द डिस्टेंस if the distance between the sun and the earth is r, distance between the sun and earth is r, earth is r, then yeah. And then find out the time period, then find out the time period a time period of a Yes. planet of a planet which is revolving around the sun which is revolving around the sun at a distance 2r. at a distance 2r. 2r. ओके सर। सर अब बस 2 मिनट ये लिख लें एक बार। ठीक। तो सर हम लोग फाइनल आंसर में ये लिखेंगे 2 years। या तो 2√2 ईयर्स बेटा होगा, या फिर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके 2.8 ईयर्स। सर इसमें अगर हमने TE/TP लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्या बेटा, क्या लिख दिया? सर जैसे आपने प्लैनेट्स का जो टाइम है होता है और जैसे अर्थ का लिया है सर, उसे ऊपर लिख दिया अर्थ में तो गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। क्या गलत होगा? 1/√2 आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व करोगे तो अगर आपने वो लिखा होगा तो TP/TE/ 1/√2 आ जाएगा, और थोड़ी कुछ होगा। हाँ ये बेटा, जो टी का स्क्वायर और उसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें आपने RSE लिखा है ना? RSE, हाँ बेटा, ये सन और प्लैनेट और सन और अर्थ, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। सर ये वाली, एक मिनट, ये वाली नहीं, उसके नीचे तो मैंने 2r ही लिखा है बेटा, बस 2r/r ही लिखा है। सर इधर मत जाइए ना, इस वाली लाइन लेफ्ट में ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला? यस सर। तो ये भी ऐसे ही, ये तो है सन और अर्थ और सन और प्लेनेट, यही तो लिखा है जो यहाँ लिखा है मैंने। ओके सर। सर एक डाउट मैंने था यहाँ पे। हाँ बेटा बोले। सर हमने जो ईयर लिया है उसको हम अगर डेज में लेंगे तो मतलब उससे फिर तो अलग ही आंसर आएगा। नहीं तो क्या दिक्कत है बेटा, वो तो आप अगर देखो, ये क्वेश्चन है ओलंपियाड का, ओलंपियाड में आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो जो ऑप्शन दे रखा होगा उस हिसाब से निकाल लो, उसमें दिक्कत क्या है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। के एंड में मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था DPP से, पुराने DPP से। कोई बात नहीं बेटा, पूछ लो। ओके सर। भागूंगा नहीं मैं, 8 बजे भागूंगा नहीं, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं होगा 8 बजे बाय, ऐसा नहीं होगा। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ। पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया क्या सभी ने ये? नहीं सर। ओके, मैं तो पूछ रहा था बस। सर ग्रेविटी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है, थोड़ा सा।
नहीं बेटा, वो बस आपको एक्चुअली ना बहुत सारे फॉर्मूले अचानक दिख गए हैं, बस इस वजह से ना डर लगता है बच्चों को कि अरे यार ये इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा यार, ये थोड़ी होता है। सर बस इसी चक्कर है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल भी इसी में पढ़ेंगे ना? क्या बेटा? सर बियोंसी और आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। हाँ बेटा, उसको अलग से चैप्टर हमने डिवाइड कर रखा है, तो उसको हमने मतलब अलग से एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे हम। फ्लोटेशन पढ़ेंगे एक चैप्टर, वो सब उसमें पढ़ेंगे। सर हो गया। ओके। और सर सभी का हो गया डिफरेंस वेट एंड मास। हाँ हाँ सर क्या बेटा? सर डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास वो पढ़ेंगे? बेटा वो तो हमने ऑलरेडी एक्चुअल आप देखो तो पढ़ ही लिया है, क्योंकि वेट होता है हमारा m/g, वो एक तरीके की सर फ्लोटेशन सर अब मर्ज हो गया है ना? बेटा मर्ज तो वो बहुत पहले से हो रखा था। मतलब मर्ज कैसे आप कह रहे हो? सर मम्मी और पापा सब बताते हैं सर, पहले 2 डिफरेंट चैप्टर होते थे सर, ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन। सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल सर लास्ट में सर एक छोटा सा ब्लॉक दे रखा है सर बस फ्लोटेशन। हाँ तो बेटा हम थोड़ा सीबीएसई से अलग हट के पढ़ा रहे हैं ना, तो हम अलग से ही पढ़ाते हैं उसको आज भी। सर सीबीएसई में तो फ्लोटेशन का पार्ट ही डिलीट कर दिया गया है। हाँ तो उसमें बस वो थोड़ा सा ही पार्ट है। नहीं थोड़ा सा तो है या वो भी नहीं है? सर वो भी सर सिर्फ इतना बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, बस उससे आगे कुछ नहीं। नहीं फ्लोटेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी आएगा, वो तो फ्लोटेशन तो अलग होगा, उसमें बायनेंशियल फोर्स आएगा। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल सर पूरा ही कट गया। यस सर, मतलब इस बार नहीं है? यस सर नहीं। यस सर कटवा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तो करेंगे, हमें तो मन है, हम तो करेंगे, हम ऐसे थोड़ी सब छोड़ देंगे। साउंड भी तो कट गया शायद, साउंड भी नहीं आ रहा। यस सर, हर सब्जेक्ट में से मेन चीजें सारी निकाल दी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हम ना जो जो अच्छी अच्छी चीजें हम सारी करेंगे, हमें नहीं पता, हम तो करेंगे, ठीक है ना? आप परेशान ना हो। वैसे जो बच्चे नहीं करना चाहते होंगे वो तो परेशान होंगे, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं परेशान करूंगा। ओके, सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। तो अभी आपने जो जो पढ़ाया ना, एक बार उनकी समरी भी करा देना। आज बहुत सारे फॉर्मूला। अरे बेटा मैंने तो कुछ कराया ही नहीं आज तो मैंने सारा रिवीजन ही कराया है, बस थोड़ी सी चीज कराई है मैंने तो आज। इतनी सारी तो बातें बता दी। वो बात ही बताइए, नहीं तो सारी चीज तो पुरानी बताइए, बस एक ये गोल घुमा दिया बस मैंने, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल। सर बस सेंट्रीपिटल किया, बाकी सब तो वही रिवीजन हुआ है फर्स्ट लॉ। हाँ सारा वही किया है, बस सेंट्रीपिटल किया और एक ये टी स्क्वायर आर क्यूब किया, बस यही किया, और तो कुछ किया ही नहीं आज हमने। ओके, तो आज मैं क्या कहता है, एक तो सभी बच्चे अपना डीपीपी ट्राई करो यार, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है? सारे ग्रेविटेशन की डीपीपी ट्राई करें, और अगली क्लास में हम डीपीपी करेंगे। जो भी डाउट होंगे वो करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूँ। सर इस चैप्टर की कोई डीपीपी आई नहीं हम तक। बेटा आनी चाहिए, 6 डीपीपी बन गई है, मैंने तो ऐसे कैसे हो गया? सर ग्रेविटेशन की 6 डीपीपी है, ग्रेविटेशन की तो नहीं आई अभी। नहीं आई है सर हमारे पास नहीं है सर, एक भी नहीं है। ओके कल आज ही बस। अरे रुको, अभी तुम्हें अभी लाइव हो जाएंगे। अरे तुमने कैसी बातें कर दी। ओके सर, बस अभी तुम्हारी क्लास खत्म होगी और लाइव हो जाएंगी क्लास सीट्स सारी की सारी, ठीक है ना? रुक जाओ, मैं मैसेज डाल देता हूँ। ये लो भाई, अब मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी 10-15 मिनट में लाइव हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली। जो चैप्टर्स होते हैं उनके पीछे भी जीएसटीएससी का पार्ट होता है, तो सर वो एक बार जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब करें या बीच में ही कर लें? क्योंकि नहीं बेटा पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट होने दो, क्योंकि उसमें एक्चुअली अच्छा लेवल होता है। बाकी तुम जो डीपीपी कर रहे हो ना, लगभग शायद उसमें सारी आ जाएंगी। मतलब उसमें हमने पहले इंक्लूड कर लिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो सारे क्वेश्चन उसमें दिखने को मिल जाएंगे, अगर डीपीपी ढंग से करो बस। बाकी अगर स्टिल आपको नया लगता है तो हो सकता है हम जानबूझ के थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता हो तो निकाल देते हो। तो फिर भी अगर तुम्हें मन करे पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ चीजें, तो उस वजह से निकाल दी। सर एनटीएससी का पेपर दिसंबर में इस साल या जनवरी में? बेटा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अभी मैंने कोई उसकी नोटिफिकेशन देखी नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोग तो 9th में, आपको कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, अगले साल होना। यस सर, हमारा तो इस साल जीएसटीएससी होगा ना। हाँ यस सर। जीएसटीएससी एनटीएससी को इफेक्ट नहीं करता क्या? पहले वो क्लियर तो करना पड़ेगा, तभी तो एनटीएससी के सेकंड पार्ट में। नहीं, वो एनटीएससी का फर्स्ट पार्ट और एनटीएससी का सेकंड पार्ट वो अलग अलग चीज है। जीएसटी अलग है, वो एनटीएससी अलग है।
ओके सर, मतलब ये वाला जो है ये एनटीएससी से रिलेटेड है ही नहीं। नहीं, ये 9 से रिलेटेड है, एनटीएससी 10 से रिलेटेड है, वो ऐसा है बस। अच्छा, तो मतलब एनटीएससी की, हाँ ये दोनों राउंड हमारे एनटीएससी के। हाँ वो अलग होते हैं, वो एनटीएससी के और भी राउंड होते हैं। ओके सर आप वीडियो दिखाने वाले थे सर, Yes. वीडियो। हाँ बेटा टाइम हो गया ना, लेकिन एक्चुअली में सर तो है इसलिए अभी भाग में 10 जाएंगे। मिनट्स है। एक मिनट रुको, मैं क्या सोच रहा था, हाँ मैं वो सोच रहा था। चलो, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Just, ये है स्पेस टाइम और ये है सर इंग्लिश में कि हिंदी में? बेटा अंग्रेजी में है। ओके, आई थिंक मैंने काफी दिनों पहले देखी थी ये वीडियो, अगर वो मिल गई तो ये अच्छा आप बताते हैं, इनका सुन लो, मतलब रिलेटेड ही है। ये वाली नहीं दिखानी थी, लेकिन ठीक है, ये वाली भी ठीक है, ये काफी अच्छे भी हैं। सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर। वीडियो की वॉइस भी आ रही होगी सभी को अब तो? यस यस सर। ठीक है, अच्छा। ये अच्छा भी है, आप साइंस असाइलम में कोई भी टॉपिक अगर जनरली आपको मतलब ढूंढो तो ये काफी अच्छी तरह समझाते हैं, अब देखना एक बार इनको। ओके। Welcome to the Science Asylum. I am Nick Lucid. I was having a conversation with Mike Shellman over on my centripetal force video about faking gravity. It got me thinking though, how much like gravity is it? Is there any way you can tell you're in a spaceship? Or does it just seem like a giant hamster wheel? A window, who has the budget for that? So we've all seen it before. Interstellar, Mission to Mars, 2001 A Space Odyssey. Part or all of a spaceship spins, which causes what seems like gravity inside. It is not actually gravity. Here's what's really happening. Let's say you're an astronaut floating around in the spaceship. When it begins to spin, you don't feel much of anything. As the spin gets up to full speed, you feel a slight breeze slowly pushing you toward the outer edge. Eventually, you come into contact with that edge and suddenly everything changes. After tumbling a little, you notice the edge is pushing on you just like a floor does on the Earth. Your body responds pushing back on the floor, and it feels a lot like gravity. But it's not. It's a centrifugal force. Wait. Haven't you said before the centrifugal force doesn't exist? Well, sure, there are outward forces. They just don't act on you. The one in this spaceship acts on the floor, not on you. But that's the one you actually feel, so it feels like it's acting on you. Just stop thinking for a moment and feel. Feel your own weight. Where do you feel it? If you're standing, it's in your feet. If you're sitting, it's in your butt. If you're lying down, it's mostly in your back. It's underneath you, but that's not actually your weight. Weight acts at your center of gravity, which is kind of in the middle of you, not underneath you. No, what you feel is your bottom parts pushing down. You don't actually feel the outside world. You only feel how your body responds to it, which frankly is true of any feeling you have. Perception is weird. Okay, fine, but I'm definitely on the ground right now. Are you sure? Wait, should I not be? We're on a spaceship! Where else did you think a mad scientist would live, honestly? No, seriously, I can't even stabilize the camera. See? Actually, we're spinning a little fast. No wonder I've been feeling so heavy all day. Thought I just ate too much for breakfast. Speaking of spinning too fast, if we're gonna build a spinning spaceship, let's do it right. We saw in this video that the size of the circle matters. If the circle is too small, then you're gonna feel significantly heavier at your feet than you will at your head. A spinning spaceship this small isn't gonna work. A working one is going to have to be big, like really big. The tallest person on the Earth is a little over 8 feet tall. That's about 2.5 meters. For the weight difference to be less than 1%, spinning circle has to be about 503 meters across, or 1,650 feet. That's about 5 football fields, or 3.5 Giza pyramids, or 110 Volkswagen Jettas, or 7... किसी को कुछ समझ में आ रहा है? सब भाग गए? सर समझ आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा आज के लेक्चर से रिलेट हो पा रहा है? यस सर। यस सर।
ये एक्चुअली इनकी ना पुरानी वीडियो है, तो इसमें तो ये इतना अच्छा नहीं बता रहे हैं। इनकी जो नई वीडियो है वो बहुत अच्छी, मतलब जो अब नई बनाते हैं वो बहुत अच्छी बनाते हैं। इसमें स्पेस टाइम नहीं आ रहा, एक्चुअली स्पेस टाइम को मुझे सर्च करना था। स्पेस टाइम PBS-5 ये इसका है, लेकिन हाँ। एक्चुअली जो वीडियो है वो है इनकी PBS, या ये वाला था, ठीक है। टाइम तो हो गया है। जरूर, यह रहा। Few things exhibit as much disdain for basic physics as the space levels in Nintendo Star Fox, except the barrel roll. That part might be legit, and today I'm going to demonstrate how it could work. Space battles in games and movies are laughably unrealistic. Ships that bob and weave, laser cannons galore, and giant explosions all make for good drama, but bad physics. Joe Hansen over at It's Okay to Be Smart has a great episode on how pop culture gets space battles all wrong. I'll leave that to him though, because I want to focus on one thing that the gaming world may have gotten right: the Star Fox barrel roll. In general, Star Fox flushes physics down the toilet during the space levels, but the infamous barrel roll, the maneuver that seems most crazy and that Peppy is shouting at us to execute every 5 seconds, might be the most physically viable part of the game. Now let me be clear, we're only talking about the space levels. When the R-Wing is in a planetary atmosphere, a barrel roll is child's play. It's aerobatics 101. Just like a regular airplane, you flip the ailerons, which are these panels on the wings, in opposite directions, up on one wing, down on the other. That creates a differential in the atmospheric force applied to the top and bottom of each wing. The net force will push up on one wing, down on the other, torquing the plane like a doorknob around its नहीं बेटा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ये वाला नहीं था वो। नहीं आ रहा सर। हाँ, मुझे पता लग गया, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। एक्चुअली इन्होंने ही बताया हुआ है। जो वीडियो मैं देख रहा था, आप स्पेस टाइम करके, ये चैनल है PBS स्पेस टाइम। तो इसके अंदर एक्चुअली वो क्या बताते हैं कि डिफरेंट जो मूवीज आती हैं, तो वो मूवीज एक्चुअली ये रही। तो इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि डिफरेंट जो मूवीज आती हैं, आप लोग आराम से बैठ के देख लेना। मैं इसको शेयर कर देता हूँ अपनी चैट्स पे, आप आराम से बैठ के, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू शेयर एवरीथिंग इन दिस। सर चैट बॉक्स में शेयर करेंगे तो वो दिखता नहीं है रिकॉर्डिंग में कहीं तो। नहीं, अब एक्चुअली फिर आप ये वाली लाइन लिख लो, ये पूरी, इसको देख लेना। इसमें ये क्या बता रहे हैं एक्चुअल में, कि जो अलग अलग मूवीज बनी है, इन्होंने अच्छी मूवीज दिखाई हैं, जिसमें उस मूवी ने कितना बड़ा स्पेसशिप लिया, वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, वो सब दिखाते हैं। तो कितना एक्चुअल में कितना होना चाहिए, क्या अप्रोक्सीमेट, उन्होंने फिर इन पांच मूवीज अप्रोक्सीमेट बताई हैं इन्होंने, शायद 5 या 4। उन 4 में से फिर उन्होंने बताया कि किसम के अंदर मतलब दिमाग लगाया गया है। जैसे अब आप इंडियन मूवीज देखते हो, जनरली मैं आप बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना, कि एक आदमी चल रहा है, उसने उंगली से गोली रोक ली, इस तरीके वाली, तो इस तरीके से बहुत मतलब वो बहुत फालतू होती है। लेकिन स्पेसशिप मतलब जो फॉरेन की पिक्चरें होती हैं, जैसे ग्रेविटी बनी थी, इंटरस्टेलर बनी थी, तो वो मतलब साइंटिस्ट को लेके बनती हैं, मतलब उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, फिजिसिस्ट कैलकुलेशन करते हैं और फिर वो समझाते हैं कि अच्छा ये वाली चीज ना यहाँ पे ये वाली होगी। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया है उससे रिलेटेड है ये। तो उसमें आप देख पाओगे कि अच्छा स्पेसशिप है, तो स्पेसशिप होगा तो भाई उसे गोल घूमना चाहिए, तो गोल घूमेगा तो आपको ग्रेविटी जैसे फीलिंग आएगी। तो आपने ये जो चीज है, ये एक्चुअली बहुत सारी पिक्चरों में करा हुआ है, 4-5 पिक्चरों में करा हुआ है। तो हर पिक्चर में उसने उस स्पेसशिप का रेडियस कितना लिया है, वो कितनी तेज घूम रहा है, तो क्या ये चीज सच में फिजिबल होगी, कहीं इतनी तेज घूमेंगे तो हमें चक्कर तो नहीं आएंगे, जो ग्रेविटी बनेगी क्या वो उतनी बनेगी नहीं बनेगी, ये इस तरीके से इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इस वाले नंबर को नोट कर लो, ये वर्ड जो लिखा है, PBS स्पेस टाइम रोटेशन ऑफ स्पेसशिप इन मूवीज। तो अगर आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है, तो आपकी पहले क्या बेटा, सर लिंक ऊपर लिखा हुआ है, वो देखिए लिंक। अरे बेटा, इतना थोड़ी लिखोगे तुम, लिंक थोड़ी लिखोगे यार, ये तो कुछ भी चेंज हो सकता है। ये चेंज हो गया, ये इसको अपना इसको याद रखो, इसको लिख लो कॉपी,
ऊपर वाले को लिखोगे तो कुछ भी चेंज हो सकता है, उसमें बड़ा भी छोटा ही ऐसे होता है, इसमें कैपिटल लेटर की कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो। तो या स्क्रीनशॉट ले लो सभी। और अब जिसको डाउट है पहले मुझे वो पूछे, एक बच्चे को डाउट था वो पूछ ले बेटा, बाकी सब आप जा सकते हो, आज की क्लास ओवर है फॉर स्टडी पर्पसेज। अब किसी को डाउट है और वो डाउट किसी और को भी सुनना है तो वो रुक सकता है। ओके बेटा, हाँ बोले बेटा। सर एक क्वेश्चन था, बॉडी ऑफ मास 10 kg मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, a constant force then acts for 4 seconds on the body and gives it a speed of 2 meter per second in opposite direction। अब ध्यान से सुनना यहीं तक। तो पहले 10 किलोग्राम की बॉडी थी, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ठीक है। अब जब एक फोर्स लगी है उसके ऊपर, अब वो फोर्स इस तरीके से लगी है कि उसने जो उसको वेलोसिटी दी वो 2 मीटर पर सेकंड दे दी अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब पहले तो गाड़ी जो भी ब्लॉक था वो आगे की तरफ चल रहा था, फोर्स लगने के 4 सेकंड बाद वो जो गाड़ी है वो पीछे की तरफ चलने लग गई है। तो अब वेलोसिटी की चेंज कितनी हो गई? तो देखो पहले अगर वेलोसिटी हम मान लें कि +10 लग रहा था, तो अब जो लग रहा है वो -2 मीटर पर सेकंड लग रहा होगा। तो और कितने टाइम के लिए? 4 सेकंड के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v - u अपॉन टी। v कितना है? -2 10 इंटू टी, टी इज 4 सेकंड, तो -12 अपॉन में 4, तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 3, 10 इंटू, तो 10 इंटू 3 30 न्यूटन, -30 न्यूटन आंसर। ओके सर, ओके सर। और कोई? यस सर, मेरा एक डाउट है सर। सर जो हमारा बेटा टेस्ट हुआ था उसका सर क्वेश्चन नंबर 55 सर, वो डायग्राम वाला सर मैं बोल नहीं सकता। डायग्राम मेरे को अच्छा, डायग्राम कैसा है? किसके बीच में डायग्राम है? यस सर, मैं क्वेश्चन फिर भी रीड करता हूँ। 2 forces are simultaneously applied on the object, but third force would make the net force to the point to the left -x डायरेक्शन। और सर अच्छा, वो ऐसे दे रखा है, मैं समझ गया। वे देखो वो ऐसे फोर्सेस थी, तो 2 फोर्सेस लगी होंगी। कितने न्यूटन की फोर्स है सर? ऐसा कुछ नहीं गिवन है। नहीं, ग्राफ में देखो होगा। यस सर, ग्राफ ये F लिखा हुआ है क्या दोनों में? यस सर, यस F लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो। अब ये F किस डायरेक्शन में है? I में, X एक्सिस में, आसान भाषा में। ये किस डायरेक्शन में है? Y एक्सिस में। अब ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल सेम वैसा है जैसा आप मानो कि आपके 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाया और 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाया। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में नेट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन इधर होगा? यस सर, ये समझ में आता है सर? इसकी वजह से ना जो हमने वो दोनों समझे थे कि एक जगह हॉरिजॉन्टल और एक जगह, हाँ, बिल्कुल उसी की वजह से, बिल्कुल उसी की वजह से। तो सबको ये चीज समझ में आती है कि एक्चुअली इस वाले डायरेक्शन में 10√2 न्यूटन लगेगा फोर्स। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो अब देखो, अगर नेट फोर्स 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको रोकने के लिए क्या मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? यस सर, यस सर। तो हेंस जो आंसर था वो कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों 10-10 लिए, तो आंसर 10√2 है। यहाँ पे FF था तो दोनों इसमें आ जाएगा F√2, और जो एंगल होगा वो 45 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों बराबर थे। क्या समझ में आया? यस सर, यस सर। 10√2 एक बार आपने कैसे लाया वो बता दीजिए बेटा। अगर देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा 10√2। ओके यस सर। ठीक है, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो 45 डिग्री ये भी निकल जाएगा। ठीक है, ओके। इसका एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला मैंने कह दिया 4 है और मैंने कह दिया ये 3 है, तो सबको समझ में आता है जो नेट फोर्स होगा 5 होगा, और वो यहां से एंगल होगा 37 डिग्री। सर एंगल तो कैसे पता चलेगा? एंगल कैसे होगा? बेटा एंगल मैंने याद करा रखा है आप लोगों को, इसीलिए पता लगेगा कि अगर 4 3 ये 5 होता है और ये एंगल 37 होता है, ये इसलिए याद रहना चाहिए। ओके सर। मैं इतनी बार इसीलिए बताता रहता हूँ इसको ताकि याद रखो तुम, क्योंकि ये कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है बड़े आराम से, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो 3 4 5 होता है। अच्छा ध्यान से देखो, अब नेट फोर्स अगर 5 ऐसे लगेगा तो इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो यहाँ से 37 डिग्री पे होगा, तो 5 न्यूटन लगेगा। 37 या तो यहाँ से 37 बोल रखा हो
या यहाँ से 53 बोल रखा हो, मुझे लगता तो नहीं है किसी को डाउट होना चाहिए। नो सर। नो सर, नो डाउट। नो सर। समझ में आ गया है सभी को? यस सर। इसी का सिमिलर क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है? यस ओके, और कोई डाउट किसी को? यस सर। हाँ बेटा बोले। सर जो हमारा लास्ट जीएसटीएससी टेस्ट हुआ था सर, उसमें एक बॉल को ड्रॉप करने वाला क्वेश्चन था सर, उसमें अच्छा। डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई थी सर, लेकिन उसमें जो आंसर दिखा रहा है वो मुझे लगता है कि वो डिस्टेंस है सर, क्योंकि उसमें डिस्टेंस 6.25 मीटर्स था और डिस्प्लेसमेंट 3.75 सर, लेकिन उसमें डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है। मुझे बेटा वो तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार, और अभी शायद ये पिछला जीएसटीएससी हुआ था जो आपका। यस सर, जो लास्ट टाइम। एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ। कोई क्वेश्चन नंबर याद है आपको, कौन सा क्वेश्चन होगा वो? यस सर एक सेकंड बस सर, क्वेश्चन नंबर 70। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर बेटा आप ठीक कह रहे हो। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है तो 3.75 ही होगा, गलती से आया है। ओके सर। क्योंकि एक सेकंड में 1.5 है तो 1 में नीचे गिरता है, 1 में नीचे गिरता है तो 5 होता है। हाँ बेटा ठीक है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 3.75 ही होगा, गलती से किया हुआ है। कोई नहीं, समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट ये था, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, और कोई जिसको सही कराना है? नो सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड चलो इवनिंग बेटा, सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर, थैंक यू। सभी वीडियो जरूर देख लेना। यस यस सर। गुड इवनिंग। ओके सर। ओके ओके बेटा, गुड इवनिंग। सर। हाँ बेटा बोले। सर मुझे एक मॉड्यूल के क्वेश्चन से डाउट था सर, इसमें लिखा है द टाइम पीरियड टी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन डेंसिटी डी ऑफ द अर्थ एज। सर इसमें ऑप्शन दिए हुए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, टी इनवर्सली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी, सी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d और डी टी। सर ये भी सेम है डी इसका। अच्छा, डी भी सेम दे रखा है? यस सर, सी का सेम है। एक्चुअली ऑप्शन गलत है फिर वो, मतलब मैंने ठीक करवाया है इसको, मुझे जहाँ तक याद है। मैंने ठीक कराया था इस वाले क्वेश्चन। यस सर, कोड क्या है? जी सर। कोड क्या है इस वाले क्वेश्चन का? कोड सर कोड नहीं पता सर, ये लेवल 1 का 6th क्वेश्चन है ग्रेविटेशन लेवल। अच्छा ये आपने, अच्छा वहां पे होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली इसको मैंने ठीक कराया है, अभी इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। आपने क्या पूछा? टी टाइम पीरियड और डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? यस सर। एक सेकंड रुके, टाइम पीरियड और डेंसिटी, एक्चुअली जहां तक मुझे याद आता है कि टाइम पीरियड जो है वो डेंसिटी के आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एक सेकंड रुको, F इज एक्चुअली इक्वल टू mv² अपॉन r। वेलोसिटी अगर मैं टाइम पीरियड कहता हूं तो वो होता है 2πr अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है? तो अगर मैं वेलोसिटी को लूंगा तो वो हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम, इसमें v² है तो Vf इज इक्वल टू m, v को हम लिखेंगे 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इसको कैपिटल R ही ले लेते हैं। तो अब ठीक है, तो फोर्स ओके, तो अब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को इधर लेके जा सकता हूँ, तो t² जो होगा वो इक्वल हो जाएगा m इंटू में 2πr, ये 2π का स्क्वायर रहेगा, r से r कट जाएगा तो r² या r है तो एक r से r कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2π² इंटू में r। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? इंटू m। यस सर। कुछ समझ में आया मैं कर क्या रहा हूँ? वैसे तो कुछ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा दोबारा। तो t² जो होगा, हाँ बेटा एक्चुअली सर्कुलर के अंदर mv² अपॉन r लगेगा, और सर्कुलर फोर्स के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। यस सर। पहले तो, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो अब घूमने के लिए, मतलब जो एक सर्कल कंप्लीट करता है उसका टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन v, तो इस v की जगह मैंने यहाँ डाल दिया, तो v 2πr अपॉन t था तो मैंने 2πr अपॉन t ले लिया, उसका होल स्क्वायर ले लिया।
तो यहाँ से फिर r से r कट गया, तो ये बचा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू r इंटू m। अब जो मास, ठीक है, अब वॉल्यूम और रेडियस से तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो T जो होगा, अब ध्यान से देखो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डेंसिटी के, और टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी का रूट के बराबर। तो ऑप्शन जो सी है एक्चुअली वो करेक्ट दे रखा है, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर है वो ये वाला है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन आंसर सही नहीं था। तो अब जो हमने मतलब इसको दोबारा करेक्ट करवाया है, तो उसमें सी ऑप्शन हमने करेक्ट कराया और इसको ये कराया। समझ में आया क्या करा मैंने इसमें? सर इसमें बी वाला यही दिया है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। रूट डी है ना? हाँ बेटा वही आंसर है, ठीक है। Is that clear? Yes sir. Okay. Yes sir. और कोई डाउट किसी को? आर्यन पाठक ने एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, क्या लिखा? टू ओपन द लिड ऑफ अ बॉटल फोर्सेस नीडेड, सीजी वांटेड ओपन द लिड। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन अगर खत्म हो गया तो आप जा सकते हैं सभी। गुड नाइट। मैं अभी देखता हूँ। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट सर। ओके ओके, टेक केयर।